प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के परिवार संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 70। अरस्तु के परिवार संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 70। यस बेटा। यस स्टूडेंट्स, हमने राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार आपको समझा दिए। आज हम अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। यस स्टूडेंट्स, वास्तव में यदि देखा जाए तो प्लेटो की जो रिपब्लिक है, प्लेटो कौन है? अरस्तु के गुरु। प्लेटो की जो विश्व प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक है, रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने जिस साम्यवाद की बात की है, जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, अरस्तु ने सबसे ज़्यादा प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना की है। अर्थात प्लेटो की रिपब्लिक के जो मूल विचार हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, वो कौन है? परिवार संबंधी विचार, संपत्ति संबंधी विचार। और अरस्तु ने यदि सबसे ज़्यादा आलोचना की है तो प्लेटो के परिवार और संपत्ति संबंधी विचारों की आलोचना की है। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने प्रारंभ में ही ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दी है। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, अरस्तु ने प्लेटो के प्रधान विचारों या प्लेटो के मूलभूत विचारों, संपत्ति संबंधी विचार और परिवार संबंधी विचार की सबसे ज्यादा कटु आलोचना की है। अर्थात अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति और परिवार संबंधी विचारों की सबसे ज़्यादा आलोचना की है। और संपत्ति और परिवार संबंधी जो विचार हैं वो प्लेटो के मूलभूत विचार हैं, प्रधान विचार हैं, जिनको कि प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत वर्णित किया है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्लेटो की रिपब्लिक के जो मूल विचार हैं, मूलभूत विचार हैं, परिवार और संपत्ति संबंधी विचार, अरस्तु ने इनकी सबसे ज़्यादा आलोचना की है। सबसे पहले आप ये बात नोट करेंगे, मुझे विश्वास है आपने ये बात नोट कर ली होगी। इसके बाद में हम अगली बात लेते हैं। क्या बेटा, चूंकि अगर अरस्तु को समझना है तो प्लेटो को समझना नहीं है जरूरी है, इसलिए मैंने प्लेटो के ऊपर लगभग 35 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। यस बेटा। बेटा, जो राजनीति दर्शन के जनक हैं, राजनीति सिद्धांत के जनक हैं, वो कौन है? प्लेटो हैं। तो प्लेटो ने तो परिवार के बारे में क्या कहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो प्लेटो ने वास्तविक रूप में जो परिवार है, जो निजी परिवार है, इसके बारे में कहा है कि निजी परिवार स्वार्थपरता का मूल है। मतलब प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया है कि जो निजी परिवार है वो स्वार्थपरता का घर है, स्वार्थपरता का मूल है, स्वार्थपरता का आधार है, स्वार्थ का आधार है। मतलब प्लेटो ने कहा कि स्वार्थपरता का मूल, स्वार्थ का आधार निजी परिवार है, इसलिए प्लेटो निजी परिवार को समाप्त करने की बात करते हैं। इसीलिए प्लेटो ने कह दिया कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार से अलग रखा जाएगा। दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग किसी भी रूप में स्थायी रूप में विवाह नहीं करेगा, उनकी अपनी बीवी बच्चे नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन अरस्तु ने सबसे ज्यादा इसी की आलोचना की है और अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो की यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं है कि निजी परिवार स्वार्थपरता का मूल है, बल्कि अरस्तु कहते हैं कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। अब जरा देखें आप बेटा, जितने भी समाजशास्त्रियों ने भी ये बात दिल खोलकर स्वीकार की है कि भाई जो परिवार है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला है। और ये बात सही भी है। बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तो जन्म होने के बाद प्रथम गुरु कौन होता है बेटा? माँ ही तो होती है। अब एक बात बताओ, बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाएगा, परिवार से अलग कर दिया जाएगा, तो उस बच्चे का उचित श्रेष्ठ समाजीकरण ही नहीं हो सकता। समाजीकरण किसे कहते हैं? समाजशास्त्र की शब्दावली है। समाजीकरण का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया। What do you mean by socialization? तो आपका उत्तर होगा समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर के और जब तक मृत्यु होती है तब तक चलती रहती है। मतलब व्यक्ति जन्म से लेकर के और मरता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो डेफिनेटली बच्चा सबसे पहले परिवार के अंतर्गत ही ज़्यादातर बातें सीखता है। अब बच्चे को परिवार से ही अलग कर दिया जाएगा, माँ से अलग कर दिया जाएगा, तो बच्चा क्या खाक सीखेगा? इसलिए अरस्तु ने कहा है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। इसका मतलब अरस्तु ने प्लेटो के परिवार संबंधी विचारों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है बेटा। अब हम एक एक बात को लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अरस्तु के द्वारा परिवार साम्यवाद की आलोचना।
पार्ट नंबर 1, पहली बात, अरस्तु के द्वारा जो है परिवार साम्यवाद की आलोचना, मतलब अरस्तु ने सबसे पहले प्लेटो ने जो परिवार के बारे में विचार दिए हैं उनकी आलोचना की है। मैंने आपको पहले बता दिया कि अरस्तु ने प्लेटो के प्रधान विचारों संपत्ति और परिवार की सबसे ज़्यादा आलोचना की है। तो संपत्ति की चर्चा हमने कर दी है, संपत्ति के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज हम परिवार की चर्चा करेंगे कि भाई परिवार के बारे में अरस्तु ने जो है क्या कुछ कहा है। तो प्लेटो के परिवार साम्यवाद की आलोचना कर रहे हैं यहाँ पर कौन? अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहली बात बताई है कि राज्य की इकाई परिवार है। अब जरा देखिएगा, अरस्तु कहते हैं कि राज्य की इकाई परिवार है, जबकि प्लेटो कहते हैं कि निजी परिवार स्वार्थपरता का मूल है। मतलब प्लेटो ने साफ कह दिया कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार से अलग रखा जाएगा। दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग की अपनी पत्नी बच्चे नहीं होंगे, मतलब वो स्थायी रूप में विवाह नहीं करेंगे। हाँ, क्षणिक विवाह, अस्थायी रूप में विवाह जरूर करेंगे, जो कि कोई सार्वजनिक उत्सव आयोजित किया जाएगा, जैसे कि आधुनिक समय में मेले भरते हैं, ऐसे कोई आयोजन जो है उत्सव आयोजित किया जाएगा। उसके अंतर्गत दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग के महिला पुरुष को आमंत्रित किया जाएगा और वहाँ पर जितनी भी महिला होंगी, जितने पुरुष होंगे, जो जिससे चाहे उस हिसाब से यौन संबंध स्थापित कर सकता है। एक पुरुष में जितनी क्षमता होगी उतनी महिलाओं से यौन संबंध स्थापित करेगा। तो यहाँ पर प्लेटो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ऐसी स्थिति में नैतिक अराजकता फैलने का डर रहेगा, क्योंकि एक पुरुष बहुत ज़्यादा बलशाली है और मान लीजिएगा एक महिला बहुत ज़्यादा सुंदर है और 10-20 पुरुष हैं उसको प्यार करने वाले, उसको पसंद करते हैं, तो सारे के सारे पुरुष आपस में झगड़ा करेंगे कि ये सुंदर स्त्री मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो नैतिक अराजकता फैल जाएगी। तो प्लेटो की ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं थी। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य की इकाई परिवार है। अतः अरस्तु का कहना है कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है, राज्य की जो पहली इकाई वो परिवार है, इसलिए परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर राज्य समाप्त हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, प्रेम का क्षेत्र जितना विस्तृत उसकी गहराई कम हो जाती है। यहाँ अरस्तु का कहना है कि वास्तविक रूप में प्लेटो ने जो प्रेम का क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया है, लेकिन प्रेम का क्षेत्र जितना ज़्यादा व्यापक होगा उसकी गहराई कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि प्लेटो ने तो यहाँ साफ कह दिया कि भाई दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग की अपनी कोई बीवी बच्चे नहीं होंगे, और दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग जो क्षणिक संभोग करेंगे, यौन संबंध स्थापित करेंगे, उनसे जो संतानें पैदा होंगी उन संतानों की परवरिश राज्य करेगा। लेकिन बेटा राज्य परवरिश करेगा तो क्या एक माँ का जितना प्यार बच्चों को दिया जा सकता है राज्य के द्वारा? हरगिज नहीं। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि प्रेम का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, व्यापक होगा, उस प्रेम की गहराई उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है। तीसरी जो है आलोचना है जघन्य अपराधों को प्रोत्साहन। अरस्तु का कहना है कि प्लेटो ने जिस विवाह संबंध की बात की है कि भाई सार्वजनिक उत्सव आयोजित किए जाएंगे, उसमें दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग के महिला पुरुष को आमंत्रित किया जाएगा और जो जिससे जो है यौन संबंध स्थापित करना चाहेगा यौन संबंध स्थापित करेगा। केवल उत्पादक वर्ग के ही लोग जो है स्थायी रूप में विवाह कर सकते हैं। दार्शनिक शासक और वो सैनिक वर्ग के लोग हैं वो स्थायी रूप में विवाह नहीं करेंगे। लेकिन जो इन्होंने सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने की बात की है और वहाँ पर जो यौन संबंध स्थापित होंगे तो उन यौन संबंधों में क्या होगा? जघन्य अपराधों को प्रोत्साहन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सुंदर वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितने ही पुरुष आपस में झगड़ा करेंगे। अरे भाई, प्लेटो ने छूट दे दी है कि भाई एक पुरुष जितनी महिलाओं से यौन संबंध स्थापित करना चाहे स्थापित करे, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन बेटा एक पुरुष को एक महिला पसंद आ जाती है, उसी महिला को पसंद करने वाले 10 पुरुष और हैं और वो भी बलशाली है, ताकतवर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपस में मार काट होगी, हिंसा होगी, हत्याएं होंगी उस एक महिला की प्राप्ति के लिए। इसलिए यहाँ पर जो विवाह की व्यवस्था प्लेटो ने की है वो बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत पितृ हत्या, मातृ हत्या और भ्रातृ हत्या, भाई की हत्या जैसे अपराधों को प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि इसके अंतर्गत दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए जो संतानें पैदा होंगी वो ना तो उनके माता पिता हैं ना उनके आपस में किसी प्रकार का कोई रिश्ता है। तो डेफिनेटली ये जो व्यवस्था होगी ये पशु जगत का उदाहरण होगा एक प्रकार से। चौथा है पारिवारिक प्रेम। लिखो, पारिवारिक प्रेम बिखर जाता है। अरस्तु का कहना है कि प्लेटो ने पारिवारिक प्रेम को बिखेर दिया है, जबकि पारिवारिक प्रेम कभी बिखेरा नहीं जाता है। क्योंकि पारिवारिक प्रेम प्लेटो इसलिए बिखेरा है कि भाई अस्थायी रूप में जो यौन संबंध स्थापित होंगे उनसे जो संतानें पैदा होंगी उन संतानों की परवरिश तो राज्य करेगा, प्लेटो का कहना है। और जो उनके पुत्र पुत्रियां पैदा होंगी उनको बाद में पहचानने तक भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर पहचान लेंगे तो ममता जग जाएगी, ममता जग जाएगी तो फिर वही बात संपत्ति इकट्ठा करने के प्रबल देंगे। इसलिए यहाँ
प्लेटो ने कहा है कि भाई उनकी परवरिश पूर्ण रूप में राज्य करेगा। अब राज्य करेगा तो अरस्तु का कहना है कि पारिवारिक जो प्रेम है वो बिखेरा जाता है, जबकि पारिवारिक प्रेम बिखेरा नहीं जाता है। पारिवारिक प्रेम के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक दूसरे में इतनी गहरी गुत्थी होती है कि घनिष्ठ प्रेम होता है उनके अंतर्गत। पांचवा है श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण के लिए परिवार आवश्यक। अब प्लेटो ने साफ कह दिया है कि भाई निजी परिवार स्वार्थपरता का मूल है, मतलब जो परिवार है वो स्वार्थ का मूल आधार है। अब जो अरस्तु कहते हैं नहीं, गलत बात है। श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण के लिए परिवार आवश्यक है, क्योंकि परिवार के अंतर्गत ही बच्चा सबसे पहले सीखने की शुरुआत करता है, और जो बच्चे का प्रथम गुरु होता है वो माँ होता है। और वास्तविक रूप में परिवार के अंतर्गत ही आपस में रिश्तों की जानकारी, प्रेम संबंध, इसी के साथ में व्यवहारिक ज्ञान, ये जितनी भी बातें हैं ये परिवार में ही सिखाई जाती हैं। छठा है परिवार का उन्मूलन करके राज्य की सत्ता कायम नहीं की जा सकती। अरस्तु का कहना है कि प्लेटो निजी परिवार को समाप्त करना चाह रहे हैं, परिवार को प्लेटो समाप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि परिवार का उन्मूलन या परिवार को समाप्त करके राज्य की सत्ता कायम नहीं की जा सकती। मतलब पति पत्नी से परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर, राज्य से तमाते, ये तो अरस्तु कहते हैं। अब अरस्तु का कहना है कि अगर परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा तो ये तो राज्य की प्रथम संस्था है। अब परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा तो राज्य तो वैसे ही विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए अरस्तु का कहना है कि परिवार का उन्मूलन या परिवार को समाप्त करके राज्य की सत्ता कायम नहीं की जा सकती। सातवां है व्यक्ति का पूर्ण विकास परिवार में ही संभव। जरा ध्यान दें, अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति का पूर्ण विकास यदि करना है तो वह परिवार में ही संभव है, जबकि प्लेटो परिवार को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो अरस्तु ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। अर्थात अरस्तु का कहना है कि परिवार के अंतर्गत ही व्यक्ति संयम, परोपकार और उदारता जैसे सद्गुण सीखता है परिवार में, और परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर ये गुण कहाँ सीखेगा बच्चा। ठीक है बेटा, जैसा कि स्वयं अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने कहा है कि बच्चों और दासों, दास प्रथा मैंने जो है आपको पीछे समझा दी है। बच्चों और दासों के विकास के लिए सबसे उत्तम पाठशाला परिवार है। अब अरस्तु क्या कह रहे हैं यहाँ, बच्चों और दासों के विकास के लिए सबसे उत्तम पाठशाला परिवार है। किसने बताई ये बात? अरस्तु ने कहा है ये बात। अब आपसे एग्जाम पूछा जाए कि बच्चों और दासों के विकास के लिए सबसे उत्तम पाठशाला परिवार, ये बात किसने कही है? तो अरस्तु ने कहा है ये बात। ठीक है बेटा, नोट करो आप इसको। और आठवां है बेटा शत्रुता बढ़ेगी। बेटा यहाँ अरस्तु का कहना है कि प्लेटो ने दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग से ये कहा है कि भाई स्थायी रूप में व्यवहार नहीं करेंगे, चलो नहीं करेंगे, लेकिन प्लेटो ने फिर भी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग को अस्थायी रूप में विवाह करने की अनुमति दी है, और कहा है कि राज्य के द्वारा सार्वजनिक उत्सव आयोजित किए जाएंगे और वहाँ पर दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग मतलब संरक्षक अभिभावक वर्ग के स्त्री और पुरुषों को इकट्ठा किया जाएगा, और वहाँ पर उनमें अस्थायी रूप में यौन संबंध, क्षणिक यौन संबंध स्थापित कराए जाएंगे। अब इससे क्या होगा? इससे शत्रुता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब स्त्री और पुरुषों को इकट्ठा किया जाएगा, दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग के महिला पुरुषों को इकट्ठा किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा? जो सुंदरता के प्रेमी हैं, सौंदर्य प्रेमी हैं, सौंदर्य प्रेमी नवयुवकों पर एकाधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मतलब जो सुंदरता के पुजारी, जो सुंदरता के प्रेमी हैं, वो नई युवतियों पर, नई लड़कियों के ऊपर एकाधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें तो सीधी सी बात है भाई, एक सुंदर वस्तु की प्राप्ति के लिए आपस में झगड़ा तो होगा ही होगा। अब एक नवयुवती बहुत ज़्यादा सुंदर है, अब यहाँ पर दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग के लोगों को छूट है कि जो जितनों से यौन संबंध स्थापित करना चाहिए कर सकता है, तो बेटा इसके अंतर्गत क्या होगी? आपस में शत्रुता बढ़ेगी, खींचतान होगी, ये निश्चित है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि प्लेटो ने जो ये व्यवस्था की है, ये एक प्रकार से नैतिक राजकता को बढ़ावा देगी। और ये प्लेटो ने पशु जगत का उदाहरण मानव जगत पर लागू किया है, जो कि श्रेष्ठता का संकेत नहीं है, श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। इसलिए अरस्तु ने प्लेटो की बातों को स्वीकार नहीं किया। अंतिम 9वीं आलोचना है परिवार की, जो प्लेटो परिवार को समाप्त करना चाहते हैं। व्यक्तिक परिवार से पुरुष, स्त्री, बच्चे, दास सभी को लाभ प्राप्त होते हैं। अर्थात अरस्तु का कहना है कि वास्तविक रूप में व्यक्तिक परिवार से, फैमिली से, परिवार से पुरुष को भी लाभ होगा, स्त्री को भी लाभ होगा, बच्चों को भी लाभ होगा, दास को भी लाभ होगा, सबको लाभ होगा। और
प्लेटो परिवार को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे लाभों से ये वंचित हो जाएंगे, है ना। प्लेटो ने समाजीकरण करके लाभ समाप्त किए, जबकि प्लेटो ने परिवार का समाजीकरण कर दिया है प्लेटो ने तो निजी परिवार को ही समाप्त कर दिया है। तो ये सारे के सारे लाभ जो है बिना परिवार के नहीं मिल सकते हैं। ये जो है अरस्तु ने परिवार साम्यवाद की आलोचना के बारे में कहा है। ठीक है बेटा, परिवार साम्यवाद की आलोचना की है इन्होंने कि भाई परिवार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। ठीक है बेटा, ये तो जो है इनकी पहली बात होगी, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 चलो, अब पार्ट नंबर 2 में हम अरस्तु के अनुसार परिवार से अभिप्राय, या अरस्तु के अनुसार परिवार के अभिप्राय या परिवार का अर्थ लिखो। अरस्तु के अनुसार परिवार का अर्थ मतलब अरस्तु ने परिवार का क्या अर्थ बताया है। व्हाट डू यू मीन्स बाय फैमिली, परिवार किसको कहा जाता है। यहाँ हम समाज शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। समाज शास्त्र में तो समाज शास्त्र में परिवार की अनेकों परिभाषाएं दी, यहाँ तो हम केवल अरस्तु की बात करेंगे कि अरस्तु ने परिवार की क्या परिभाषा दी है। ठीक है बेटा, चलिए अरस्तु ने परिवार से अभिप्राय कर लेंगे यहाँ पर, परिवार से अभिप्राय। अरस्तु ने परिवार को त्रिकोणात्मक संबंधों का समुदाय बताया है। नोट करना भी तो उसको समझेंगे। अरस्तु ने परिवार को, फैमिली को, अरस्तु ने परिवार को त्रिकोणात्मक, त्रिकोणात्मक संबंधों का समुदाय बताया है। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, परिवार को त्रिकोणात्मक संबंधों का समुदाय किसने बताया है? अरस्तु ने बताया है। ये भी पूछा जा सकता है, अरस्तु ने परिवार का क्या अर्थ बताया है। आपको विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें से एक छटनी करनी होगी, तो आपको याद रखना है अरस्तु ने परिवार को त्रिकोणात्मक संबंधों का समुदाय बताया। अब ये त्रिकोणात्मक संबंध क्या है? पहला है पति और पत्नी के संबंध, दूसरा है स्वामी और दास के संबंध, तीसरा है माता पिता संतान के संबंध। तो इन तीन कोणों के संबंधों को ही, इन त्रिकोणात्मक संबंधों का जो समुदाय है, इसको ही परिवार कहा है अरस्तु ने। ठीक है, कौन कौन संबंध होंगे बेटा? पति और पत्नी के संबंध, स्वामी और दास के संबंध, माता पिता और संतान के संबंध। ठीक है, इसलिए अरस्तु ने परिवार को त्रिकोणात्मक संबंधों का समुदाय बताया, तीन कोणों का संबंधों का समुदाय बताया। एक कौन? पति और पत्नी, दूसरा स्वामी और दास, और तीसरा माता पिता और संतान। ठीक है बेटा, अब इन तीनों के संबंधों का नाम ही परिवार है। अरस्तु का कहना है कि ये जो तीन संबंध हैं, पति और पत्नी, स्वामी और दास, माता पिता और संतान, इन तीनों के संबंधों का नाम ही परिवार है। क्लियर हो गया? परिवार किसे कहा जाता है, इसका बहुत अच्छा अर्थ जो है अरस्तु ने बताया है। अब वास्तव में जो परिवार का मुखिया होता है वो पति पत्नी संपत्ति का स्वामी होता है। परिवार का जो मुखिया होता है उसका स्वामित्व होता है संपत्ति के ऊपर, संपत्ति का मालिक होता है। लेकिन जो परिवार का मुखिया होता है, इसके बारे में कहा कि ठीक है, संपत्ति का स्वामित्व मुखिया का ही है, पति, जो पति होता है, मुखिया होता है, वो पत्नी और संतान के ऊपर जो है स्वामी होता है। लेकिन इसके साथ में अरस्तु कहते हैं कि इसकी जो भूमिका है वो बदल जाती है मुखिया की। परिवार का जो मुखिया है, परिवार का मुखिया पत्नी का परामर्शदाता होता है, मतलब परिवार का जो मुखिया होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी फैमिली का मुखिया हूँ, तो जो परिवार का मुखिया होता है वो अपनी पत्नी का तो परामर्शदाता होता है। अरस्तु कह रहे हैं मैं मेरी पत्नी का परामर्शदाता हो गया, आपकी गुरु माता का परामर्शदाता हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद में बच्चों का पथ प्रदर्शक हो गया। जो परिवार का मुखिया होता है, मुझे मानेगा मैं परिवार का मुखिया होगा, तो अरस्तु कहते हैं कि बच्चों का पथ प्रदर्शक होगा, तो मेरे जो बच्चे हैं उनका मैं पथ प्रदर्शक हूँ, मेरे बच्चों का तो ही हूँ, और मेरे विद्यार्थी भी तो मेरे ही बच्चे हैं, तो आपका भी पथ प्रदर्शक हूँ। वैसे मैं शिक्षक हूँ, लेकिन फिर भी फैमिली के रूप में तो हुई हूँ मेरे बच्चों का पथ प्रदर्शक, लेकिन मैं मेरे विद्यार्थियों को मेरे बच्चे ही मानता हूँ, आप मेरे ही तो बच्चे हैं, तो मैं आपका भी पथ प्रदर्शक हूँ। तो जो परिवार का मुखिया होता है वो पत्नी का तो परामर्शदाता होता है, बच्चों का पथ प्रदर्शक होता है, और जो दास होते हैं उनका निर्देशक होता है। क्योंकि दास प्रथा का अरस्तु ने समर्थन किया था, इसलिए कहा है कि परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के अंतर्गत जो
सजीव संपत्ति होती है, सजीव संपत्ति में दास आते हैं, जो है पशु आते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, भैंस इत्यादि। तो दासों का ये निर्देशक है कौन? परिवार का मुखिया। तो ये तीन के तीन जो संबंध है इसको आप नोट कर लेंगे, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। बेटा दो बातें होगी। तीसरी बात, परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला। आप जरा समझें, प्लेटो ने तो कहा है कि भाई निजी परिवार स्वार्थपरता का मूल है, इसलिए प्लेटो ने निजी परिवार के उन्मूलन की बात की है, समाप्त करने की बात की है कि परिवार एक ऐसा स्थान है, प्लेटो कहते हैं कि परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर महिला की मानसिक शक्ति चौकी चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। इसलिए प्लेटो जो है महिला को परिवार से मुक्ति दिलाना चाहता था। लेकिन अरस्तु ये बात स्वीकार नहीं करता है। अरस्तु तो कहता है कि परिवार नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। मतलब अरस्तु का कहना है कि जो फैमिली, जो परिवार है, वो नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। भाई बच्चे का जैसे जन्म होता है तो प्रथम उसकी जो गुरु होती है वो माँ होती है, और परिवार के अंतर्गत ही बच्चे ज़्यादातर सद्गुणों को सीखता है। इसलिए बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार मानी गई है। ठीक है बेटा। चौथी बात है, चौथा भाग, राज्य परिवार का ही विकसित रूप। अब जरा देखिएगा, प्लेटो ने तो कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ध्यान रखना है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, जबकि अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवार का विराट रूप है। इसलिए हमने लिखा है राज्य परिवार का ही विकसित रूप है। क्यों? क्योंकि पति पत्नी संतान से परिवार बनता है, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आते हैं। ये बात अरस्तु ने कही है। ठीक है। पांचवी बात है, परिवार का स्वरूप पैतृक। अरस्तु का कहना है कि जो परिवार का स्वरूप वो पैतृक है। पैतृक का मतलब ये है कि जो पुरुष होता है वो पुरुष परिवार का संचालक और शासक होता है। मतलब परिवार का जो मुखिया होता है वो पुरुष होता है, और परिवार का मुखिया पुरुष है तो परिवार का मुखिया पुरुष होने के नाते परिवार का शासक भी वही है, परिवार का संचालक भी वही है, परिवार की देखरेख करने वाला भी वही है। परिवार की बाहरी रूप में, आंतरिक रूप में रक्षा करने वाला भी पुरुष ही होता है। ठीक है। तो जो है अरस्तु ने परिवार का जो स्वरूप बताया पैतृक बताया, मतलब जो पुरुष होगा वो जो है परिवार का शासक संचालक होगा, परिवार का मुखिया होगा, महिला नहीं, परिवार का मुखिया जो है पुरुष होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद में छठा भाग, महिलाओं की स्थिति। अरस्तु ने महिलाओं की स्थिति के बारे में ही बताया। अब महिलाओं की स्थिति की बात आती है तो अरस्तु ने महिलाओं के प्रति जो है जो अपने विचार हैं वो श्रेष्ठ नहीं रखे। अरस्तु ने कहा है कि महिलाओं के प्रति धारणा उच्च नहीं थी। मतलब वास्तविक रूप में अरस्तु ने महिलाओं के बारे में जो अपने विचार दिए हैं तो वो जो महिलाओं के प्रति उनके विचार थे वो श्रेष्ठ नहीं है। तो आप नोट करेंगे, महिलाओं के प्रति धारणा उच्च नहीं थी। मतलब अरस्तु की धारणा महिलाओं के प्रति उच्च नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अरस्तु ने महिलाओं के प्रति धारणा उच्च नहीं थी, और अरस्तु ने कहा है कि वासनाओं और दुर्बलताओं का पुंज है। मतलब अरस्तु का कहना है कि जो महिला है वो वासनाओं और दुर्बलताओं का पुंज है। लिखेंगे आप, अरस्तु ने कहा है कि महिला वासनाओं, लालसाओं, प्रलोभनों, दुर्बलताओं, कामनाओं का पुंज है। ठीक है। तो ये अरस्तु के जो विचार हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा ही कह रहे हैं जैसा कि हमारे भारत के जो राजनीतिक विचारक हैं मनु ने अपनी मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा ही कहा है। आप देखेंगे अरस्तु महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी मानते हैं। जरा ध्यान देंगे आप, अरस्तु कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी मानते हैं। मतलब अरस्तु ने महिलाओं की का जो कार्य क्षेत्र है वो घर की चार दीवारी माना। अरस्तु का कहना है कि महिला का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी। अब जरा देखिएगा, महिला का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी होगा। क्या ये बात मनु ने नहीं कही थी? मनु ने भी तो अपनी मनुस्मृति में यही कहा था कि महिला का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी है। ये आपको ध्यान रखना। हाँ, मनु ने एक बात तो बहुत श्रेष्ठ कही थी कि भाई ठीक है, महिला का जो कार्य क्षेत्र है वो घर की चार दीवारी हो, अच्छी बात है। अरस्तु भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन मनु एक बात और कह रहे हैं, ये आपको नोट करना है। मनु ने ये भी तो कहा है कि जिस घर में महिला का आदर सत्कार सम्मान नहीं होता उस घर में देवताओं का कभी वास नहीं होता। मतलब मनु कहते हैं कि जिस घर में महिला का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो मनु की ये बात भी तो स्वीकार करें ना आज की समय में, है
घरों में अशांति का कारण यही है कि महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। आज भी महिलाओं को एक उपकरण, एक साधन के रूप में माना जाता है, एक उपकरण साधन के रूप में माना जाता है, तो ये गलत बात है। ठीक है। इसके बाद में जो है अरस्तु कहते हैं कि महिला एक अपूर्ण पुरुष है। महिला एक अपूर्ण पुरुष है, मतलब महिला एक ऐसा पुरुष है जो पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है अभी। अब ये बात मनु ने भी कही है और अरस्तु भी कह रहे हैं। इसके बाद में अगली बात अरस्तु कहते हैं कि खामोशी ही उसका गौरव है। मतलब अरस्तु का कहना है कि खामोशी ही महिला का गौरव है, मतलब मौन रहना ही महिला का गौरव है। आप जरा देखिएगा, यहाँ पर मनु भी ये बात कह रहे हैं कि महिला खामोश रहे, खामोशी ही उसका गौरव है, मौन रहना ही उसका गौरव है। अगर तुलना करेंगे तो यहाँ मनु और अरस्तु के जो विचार हैं वो महिलाओं की स्थिति के संबंध में एक जैसे हैं। अब आप थोड़ा सा मनन कीजिएगा इस बारे में, ठीक है बेटा। इसके बाद में जो है 7वां भाग है इसका परिवार संबंधी विचारों में, परिवार संबंधी विचार में 7वां भाग है परिवार पर राज्य का नियंत्रण। अरस्तु का कहना है कि परिवार के ऊपर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक मोह पुरुष को उसके मार्ग से विचलित कर देता है। क्योंकि वास्तविक रूप में जब एक व्यक्ति परिवार से बहुत ज़्यादा मोह करने लग जाता है तो वह उसके मार्ग से विचलित हो जाता है, और मार्ग से विचलित ना हो इसके लिए जो है परिवार के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। जरूरी है परिवार के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना। ठीक है, तो ये जो है 7 बातें हो गई। और इसके बाद में 8वां भाग है अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों का मूल्यांकन। अब अरस्तु ने अभी तक जितनी भी ये 7 भागों में बातें बताई है उन सब का मूल्यांकन करेंगे हम। परिवार संबंधी विचारों का मूल्यांकन, तो मूल्यांकन की बात आती है तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो के लिए परिवार राज्य के संबंध में अनावश्यक और हानिकारक है। मतलब प्लेटो ने कहा कि भी राज्य के संबंध में जो परिवार है वो अनावश्यक और हानिकारक है। मतलब परिवार का उन्मूलन कर दिया जाए, राज्य के लिए परिवार की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक हानिकारक संस्था है। ये नोट करना है, तो आप नोट करो। प्लेटो के लिए परिवार, फैमिली राज्य के संबंध में अनावश्यक और हानिकारक है, ये तो प्लेटो कहता है। अब अरस्तु क्या कह रहे हैं? अरस्तु की दृष्टि में परिवार मनुष्य की राजनीतिक यात्रा का प्रथम सोपान है। अब अरस्तु कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अरस्तु का कहना है कि जो परिवार है वो मनुष्य की राजनीतिक यात्रा में प्रथम सोपान, मतलब मनुष्य की राजनीतिक यात्रा का जो प्रथम सोपान है वो परिवार है। इसलिए परिवार का उन्मूलन नहीं किया जाए। परिवार के उन्मूलन का मतलब है राज्य का ही उन्मूलन कर देना, क्योंकि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। इसके बाद में अंत में हम एक बात नोट कर लेंगे कि आलोचकों के अनुसार अरस्तु का पारिवारिक सिद्धांत प्लेटो के लॉज से प्रभावित या उसकी नकल मात्र है। मतलब आलोचकों ने यहाँ तक कह दिया है कि भाई जो अरस्तु का पारिवारिक सिद्धांत है या जो अरस्तु के परिवार संबंधी विचार हैं वो प्लेटो का जो अंतिम ग्रंथ है द लॉज से प्रभावित है या लॉज की नकल मात्र है। क्योंकि द लॉज के अंतर्गत प्लेटो ने कह दिया था क्या कि भाई जो है परिवार को समाप्त ना किया जाए, तो अरस्तु ने भी यही बात कही कि परिवार का उन्मूलन नहीं किया जाए। इसलिए ये कह दिया जाता है कि प्लेटो जहाँ पर अपनी बात समाप्त करता है वहीं से अरस्तु अपनी बात का श्री गणेश या प्रारंभ करता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके अरस्तु के परिवार संबंधी विचार। मुझे विश्वास है आप जो है राजनीति विज्ञान के जनक, राजनीति विज्ञान के पिता, राजनीति विज्ञान के संस्थापक अरस्तु के परिवार के बारे में क्या विचार हैं इनको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।